नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं NIOS बोर्ड के माध्यमिक कक्षा का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन आपको पढ़ा रही हूँ और पिछले 2-3 वीडियो में मैंने परमाणु एवं अणु चैप्टर के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे और आज मैं अणु टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारी इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जो NIOS के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं या अन्य किसी हिंदी माध्यम बोर्ड से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हाई स्कूल की, तो जिससे विद्यार्थी अधिक से अधिक हम लोगों की वीडियो से लाभ उठा सकें, जिससे उनकी अधिक से अधिक हम लोग मदद भी करें। और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब मैं प्रारंभ करती हूँ अपनी वीडियो। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि अणु या मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। परमाणु का आपको पता है कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। अब अणु क्या है? अणु देखिए, अणु एक निश्चित व्यवस्था के एक या अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समुच्चय है, जिसमें परमाणु रासायनिक बलों या रासायनिक संयोजन के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी सामान्य परिस्थिति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात अणु जो है एक ही प्रकार के परमाणु से भी मिलकर बने हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर बने हो सकते हैं। एक अणु में उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं और एक अणु की रासायनिक संरचना का वर्णन करने के लिए प्रतीक और रासायनिक सूत्र की सहायता ली जाती है। तो अब आपको पता चल गया हो कि अणु क्या है। तो अणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी सामान्य परिस्थिति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब देखिए, अणु भी कितने प्रकार के होते हैं। अणु जो होते हैं द्विपरमाणुक अणु होते हैं और कुछ होते हैं बहुपरमाणुक अणु। तो द्विपरमाणुक अणु से पता चल रहा है नाम से, द्वि मीन्स दो। तो जो दो टाइप के परमाणुओं से मिलकर जो दो परमाणुओं से मिलकर बने हैं वो द्विपरमाणुक अणु हुए। अर्थात जब अणु दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें हम द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे उदाहरण है ऑक्सीजन का एक अणु, ठीक है, ऑक्सीजन का एक अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन भी द्विपरमाणुक अणु है। इनका आप अगर सूत्र देखें तो हाइड्रोजन को H2 से दिखाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है? द्विपरमाणुक अणु है। नेक्स्ट है बहुपरमाणुक अणु। अब देखिए, बहुपरमाणुक अणु किसे कहते हैं? देखिए, दो जो परमाणुओं से मिलकर बने हुए हो गए द्विपरमाणुक अणु। इसी तरीके से तीन से अधिक, चाहे 4 हो 5 हो, तो 3 या 3 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे फास्फोरस P, वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना है और फास्फोरस को P4 से दिखाते हैं। इसी प्रकार से सल्फर जो है वो 8 परमाणुओं से मिलकर
बना होता है, जिसे हम S8 से दर्शाते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और है कि यौगिकों के अणु एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए जल है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। तो H2O में 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हैं यौगिक। इसी प्रकार से मीथेन यौगिक जो है उसका एक अणु कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दे रखा C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल में कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो इस तरीके से हमने ये क्लियर हो गया, हमें ये क्लियर हो चुका है कि यौगिक के अणु एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब एक टॉपिक आता है हमारा अणु परमाणु में कि किसी यौगिक को लिखने का रासायनिक तरीका क्या है। ठीक है, उसको रासायनिक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो उस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि संयोजकता क्या होती है, क्योंकि जब आपको संयोजकता पता होगी तभी आप किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको संयोजकता बताती हूँ, वैलेंसी बताती हूँ कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो प्रत्येक तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की एक निश्चित क्षमता होती है। ठीक है, तत्वों की इस संयोजन क्षमता को ही तत्व की संयोजकता कहते हैं। और किसी भी तत्व की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकाली जाती है, ज्ञात की जाती है। जैसे आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है किसी भी तत्व का, तो आप उसको देख के उस तत्व की संयोजकता इजीली निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उनकी भी संयोजकता उनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, अर्थात उनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 व 4 होगी। जैसे हीलियम है, हीलियम के जो बाह्यतम कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। और जैसे कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी। परंतु यदि बाह्यतम कक्ष में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 की जगह 3 हो जाएगी संयोजकता, 6 की जगह 2 होगी और 7 की जगह 1, और जहाँ पर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 0 होगी। एक बार ध्यान से सुनिए इसी फैक्ट को कि यदि बाह्यतम कक्ष में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। 6 इलेक्ट्रॉन है अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में तो उसकी संयोजकता 2 होगी। और अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता या वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको कुछ एक टेबल दे रखी है जहाँ पर कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं, तो आप इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकाल सकते हैं कि किस तत्व की संयोजकता क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन है, पहला तत्व दिखा रखा है, इसके परमाणु इसका क्रमांक जो है वो 1 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसकी संयोजकता 1 हुई। इसी तरीके से हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 हुई। लिथियम में 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन रहा है, अर्थात पहले कोष में 2 है और जो बाह्यतम कोष है, बाहर का कोष है, उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम की संयोजकता यहाँ 1 हुई।
ऐसे ही बेरिलियम है, बेरिलियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और जो बाह्यतम कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। इसी तरीके से अब हम सीधे चलते हैं कार्बन की ओर। 6 नंबर पर है कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। तो इसका जो बाह्यतम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन को देखिए। नाइट्रोजन में बाह्यतम कोष में, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो मैंने आपको बताया था कि 5, 6, 7 या 8 अगर बाह्यतम कोष में हो गए तो उनकी संयोजकता अलग तरीके से होगी। देखिए जैसे 5 है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपका नियोन। नियोन में है 8 है नियोन के बाह्यतम कोष में, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 0 होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए क्लोरीन है 17 नंबर पर। क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो इस तरीके से अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता ज्ञात कैसे की जाती है ये पता चल गया है। अब इस संयोजकता के आधार पर हम किसी भी तत्व को रासायनिक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, उसका अणु सूत्र लिख सकते हैं। तो इस यौगिक को लिखने के सरल तरीके के बारे में चर्चा मैं अपनी आगे वाली वीडियो में करूँगी। तब तक आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।